हे एवरीवन, वेलकम बैक टू द अकाउंटेंसी क्लास। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। सो फर्स्ट चैप्टर में हमारे बहुत सारे टॉपिक्स कवर हो चुके हैं, राइट। अगर हम स्टार्ट करें तो हमने डेफिनेशन कर लिया था, अकाउंटिंग की डेफिनेशन क्या होती है, कैरेक्टरिस्टिक्स जो उसका प्रोसेस था वो हमने समझ लिया था। देन उसके बाद हमने कवर किया उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं, उसके बाद फंक्शंस क्या होते हैं, और लास्ट क्लास में हमने कवर किया था अकाउंटिंग के एडवांटेजेस एंड लिमिटेशंस। तो काफ़ी सारे टॉपिक्स हमारे हो चुके हैं। आज हम अगेन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पढ़ने वाले हैं, राइट। चैप्टर आपका नेक्स्ट क्लास तक खत्म हो जाएगा। आज की क्लास में कुछ टॉपिक्स करेंगे और नेक्स्ट क्लास में जो बाकी टॉपिक्स बच जाएंगे उसको कंप्लीट करेंगे। तो टेंशन नहीं लेने का, जैसे मैंने आपको कहा था कि मैं यूट्यूब पे पूरा सिलेबस आपको कवर कराऊंगा, आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी है। अगर कहीं कोचिंग जा रहे हो तो इन वीडियो से रिवीजन हो जाएगी, और अगर नहीं जा रहे हो तो ट्रस्ट में ये वीडियोस इनफ है बहुत अच्छे से प्रिपेयर करने के लिए, राइट। सो फटाफट से आज की क्लास शुरू करते हैं। ओके, सो सबसे पहला टॉपिक, फर्स्ट टॉपिक जो आज हम कवर करने वाले हैं वो है बुक कीपिंग और अकाउंटिंग में डिफरेंस क्या होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आपका जो भी टेस्ट होगा, जो भी आपका एग्जाम होगा, उसमें ये टॉपिक आपसे पूछ लेंगे क्योंकि इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, ठीक है। तो समझते हैं कि बुक कीपिंग का मतलब क्या होता है। देखो ध्यान से मेरी बात सुनो। हमने जब फर्स्ट क्लास में अकाउंटिंग का प्रोसेस समझा था, अकाउंटिंग के 7 स्टेप्स समझे थे, उसमें क्या क्या था। सबसे पहले था आइडेंटिफिकेशन। क्या था? आइडेंटिफिकेशन ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शंस, कि भाई कौन सी बिजनेस ट्रांजेक्शंस है, कौन सी पर्सनल ट्रांजेक्शंस है, तो उनको अलग अलग करना और बिजनेस ट्रांजेक्शंस को आइडेंटिफाई करना, ठीक है। उसके बाद जो हमारा स्टेप था दैट वाज मेजरिंग इन टर्म्स ऑफ मनी। जो ट्रांजेक्शंस आपने आइडेंटिफाई कर लिए कि ये हमारी बिजनेस की ट्रांजेक्शन है, उसको मनी में मेजर करना, बिल्कुल सही बात है। उसके बाद आपका आया था इंपॉर्टेंट रिकॉर्डिंग। क्या था? रिकॉर्डिंग। कहाँ पे रिकॉर्डिंग करते हैं? जर्नल में। एक किताब होती है, एक बुक होती है जिसको हमने क्या बोला था? जर्नल। इसके बाद आपका था क्लासीफाइंग। क्या था? क्लासीफाइंग। इसका मतलब क्या था? इसका मतलब था जो भी ट्रांजेक्शन्स आपने जर्नल में रिकॉर्ड करी है उसमें से सिमिलर नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन्स को अलग अलग करना। परचेज के ट्रांजेक्शन्स को कहाँ पे अलग करना? एक लेजर में। तो परचेज का एक लेजर बनाऊंगा, परचेज के ट्रांजेक्शन्स को वहाँ पे लिख दूंगा, ठीक है। उसके बाद कैश की ट्रांजेक्शन्स अलग हो जाएंगी, सेल्स की अलग हो जाएंगी। इसे मैंने क्या बोला था? क्लासीफाइंग। और क्लासीफाइंग कहाँ पे होती है? लेजर्स में होती है, बिल्कुल सही। इसके बाद क्या था? इसके बाद था आपका समराइजिंग, राइट। जो भी आपने रिकॉर्ड किया है, जो भी आपने क्लासीफाई किया, उसको समरी करना, उसको समराइज करना, उसकी समरी बनाना। कैसे करते थे? ट्रायल बैलेंस बनाते थे। जितने भी आपने लेजर्स बनाए हैं उनके सारे बैलेंसेस, टोटल बैलेंसेस एक स्टेटमेंट में लिख दिए, एक शीट ऑफ पेपर में लिख दिए, दैट इज ट्रायल बैलेंस। उसके बाद ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस कैलकुलेट करने के लिए एक अकाउंट प्रिपेयर होता है, राइट, ठीक है। उसके बाद हमने पढ़ा बैलेंस शीट। एसेट्स और लाइबिलिटीज एक जगह पे लिखना, दैट इज बैलेंस शीट, राइट। ये था समराइजिंग। इसके बाद आपका एक इंपॉर्टेंट स्टेप था दैट वाज एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन। भाई जो भी आपका रिजल्ट आया है, प्रॉफिट आया, लॉस आया है, उसको प्रॉपर एनालाइज करना कि अगर मेरा प्रॉफिट इतना आया तो क्यों आया है, क्या मेरा खर्चे ज़्यादा हो गए थे, सेल्स कम हो गई थी, मैं क्या कर सकता हूँ इसको इंप्रूव करने के लिए, दैट इज एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन। एंड द लास्ट वन वाज कम्युनिकेशन। जो भी आपका रिजल्ट्स है, प्रॉफिट एंड लॉस, बैलेंस शीट, इसको कम्युनिकेट करना, बताना, राइट, दैट वाज कम्युनिकेशन, ठीक है। ये था हमारा 7 स्टेप प्रोसेस। मेरी बात ज़रा ध्यान से सुनो, ठीक है, मेरी बात ज़रा ध्यान से सुनो। होता क्या है, जैसे एक जो सीए फर्म होती है जहाँ पे सारा सीए का काम होता है, वहाँ पे सिर्फ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स नहीं होते हैं, राइट। जैसे कोई भी आप सीए फर्म देखोगे, आपने किसी का नाम सुना हो, केपीएमजी, ये जितने भी बिग फोर्स हैं, राइट, डेलॉइट वगैरह, यहाँ पे सिर्फ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स नहीं होते हैं, यहाँ पे अकाउंटेंट्स भी होते हैं। अकाउंटेंट्स और चार्टर्ड अकाउंटेंट्स में फ़र्क है, राइट। अकाउंटेंट कौन बन सकता है? जिसको बेसिक अकाउंटिंग की नॉलेज है, जिसने लेट्स से ग्रेजुएशन कर ली है, राइट। 12th के बाद आपने कोई टैली का कोर्स कर लिया, आपको अकाउंटिंग आती है, तो आप अकाउंटेंट बन सकते हो, बिल्कुल बन सकते हो। अब देखो कि होता क्या है, जो ये पहले के 4 स्टेप्स है, आइडेंटिफिकेशन, मेजरिंग इन टर्म्स ऑफ मनी, रिकॉर्डिंग और क्लासीफाइंग, राइट, ये जो 4 स्टेप्स है ना, ये 4 स्टेप्स जो है वो बेसिकली अकाउंटेंट भी कर सकते हैं। अकाउंटेंट से मेरा क्या मतलब है कि जिनको बहुत ज़्यादा नॉलेज शायद ना हो। देखो, आइडेंटिफिकेशन, मेजरिंग, रिकॉर्डिंग एंड क्लासीफाइंग, इसमें क्या करना है? इसमें मेनली आपको 2 चीज़ें करनी है, रिकॉर्डिंग और क्लासीफाइंग। पहले के 2 स्टेप तो आसान है कि भाई बिजनेस ट्रांजेक्शन को आइडेंटिफाई करो और मनी में मेजर करो, उसमें तो कुछ भी नहीं है। इसके बाद आपको जर्नल में रिकॉर्डिंग करनी होती है और लेजर में क्लासीफाइंग करनी होती है, यस और नो, राइट। तो क्या मैं बोल सकता हूँ जर्नल और लेजर को मेंटेन करना? लेजर और जर्नल क्या है? बुक्स हैं। मैंने आपको क्या कहा था कि भाई जर्नल क्या है? एक किताब है। लेजर क्या है? एक किताब है। तो क्या मैं बोल सकता हूँ कि जर्नल और लेजर क्या है? एक बुक्स है। तो इन बुक्स को मेंटेन करना, तो इन बुक्स को मेंटेन करना
अगर सिर्फ कोई भी पर्सन ये 4 स्टेप कर रहा है, आइडेंटिफाई कर रहा है, मेजर कर रहा है मनी में, रिकॉर्ड कर रहा है जर्नल में और क्लासीफाई कर रहा है लेजर में, सिर्फ ये 4 स्टेप कर रहा है, उसको मैं बोलता हूँ बुक कीपिंग। क्या बोलता हूँ मैं? बुक कीपिंग। देखो नाम में ही आंसर है। बुक कीपिंग का मतलब क्या है? बुक्स को मेंटेन करना, है ना। और बुक्स यहाँ पे सिर्फ 2 ही हैं, जर्नल और लेजर। ये सुनो, राइट। सो बुक्स को मेंटेन करना मतलब जर्नल और लेजर को मेंटेन करना, दैट इज बुक कीपिंग। तो अगर कोई भी इंसान सिर्फ 4 स्टेप कर रहा है, आइडेंटिफाई कर रहा है, मनी को मेजर कर रहा है और रिकॉर्ड कर रहा है और क्लासीफाई कर रहा है, दैट इज बुक कीपिंग। लेकिन 4 स्टेप के बाद जो बाकी के 3 स्टेप है वो भी कर रहा है, तो मैं क्या बोलूंगा कि पूरी अकाउंटिंग कर रहा है। अगर लेट्स से कि आप एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हो, मैं एक अकाउंटेंट हूँ, ठीक है। मैंने क्या किया, मैंने सिर्फ रिकॉर्डिंग कर दी, क्लासीफाइंग कर दी, इसके बाद मुझे नहीं आता, इसके बाद मैंने सीखा नहीं है कि भाई उसकी समरी कैसे बनानी है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कैसे बनाना है, बैलेंस शीट कैसे बनानी है। तो मैंने सिर्फ कहाँ तक किया? लेजर तक किया। तो मैं क्या कर रहा हूँ? मैं बुक मेंटेन कर रहा हूँ, मैं बुक कीपिंग कर रहा हूँ। क्या कर रहा हूँ? बुक कीपिंग कर रहा हूँ। आप क्या कर रहे हो? उसके आगे ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना रहे हो, एनालिसिस कर रहे हो, क्या कर रहे हो? आगे कम्युनिकेट कर रहे हो। तो आप क्या कर रहे हो? पूरी अकाउंटिंग कर रहे हो। बात समझ रहे हो? अब यहाँ पे कंफ्यूजन क्या होती है, बहुत सारे बच्चे ये सोचते हैं कि अकाउंटिंग में इसका मतलब सिर्फ 3 स्टेप आएंगे। नहीं 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 नहीं। अकाउंटिंग जैसे लेट्स से ये है अकाउंटिंग, अकाउंटिंग इज अ लार्जर सर्कल, और अकाउंटिंग के अंदर कौन है? बुक कीपिंग। बात समझ रहे हो? अकाउंटिंग के अंदर बुक कीपिंग है, तो मतलब बुक कीपिंग इज एक्चुअली अ पार्ट ऑफ अकाउंटिंग। बुक कीपिंग इज अ पार्ट ऑफ अकाउंटिंग। तो अकाउंटिंग इन्वॉल्व्स ऑल दी 7 स्टेप्स। जब 7 स्टेप पूरे होते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं? अकाउंटिंग करना। लेकिन अगर पहले के 4 स्टेप्स होते हैं तो वो क्या होता है? बुक कीपिंग। तो ये जो छोटा वाला सर्कल है दैट इज बुक कीपिंग, दैट इज बुक कीपिंग। और जो ये लार्जर सर्कल है दैट इज अकाउंटिंग। तो अकाउंटिंग एक्चुअली इंक्लूड्स बुक कीपिंग। क्या मैं बोल सकता हूँ? हाँ जी बोल सकता हूँ कि भाई अकाउंटिंग इज अ 7 स्टेप प्रोसेस। तो पहले के 4 स्टेप हो रहे हैं तो दैट इज बुक कीपिंग, बाकी के 3 भी हो रहे हैं तो दैट इज प्योर अकाउंटिंग। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? राइट, ठीक है। तो जैसे मैंने आपको बोला कि भाई लेजर और जर्नल बनाना कोई बड़ी बात नहीं है, आप 3-4 महीने में सीख जाओगे कि जर्नल कैसे मेंटेन करना है और लेजर कैसे मेंटेन करना है, सीख जाओगे। मेन काम आता है एनालिसिस में, मेन काम आता है बैलेंस शीट बनाने में, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाने में। मेन काम यहाँ पे है, यहाँ पे है जो आपके थोड़ी सी दिमाग लगता है, एनालिटिकल स्किल्स लगते हैं। यहाँ पे आपको ज़्यादा टेक्निकल स्किल्स की ज़रूरत नहीं है। थोड़ा बहुत आपने टैली सीख लिया, थोड़ा बहुत आपने जर्नल सीख लिया, लेजर सीख लिया, हो गया काम, राइट। तो सिर्फ पहले के 4 स्टेप कौन करता है? जनरली जो पहले के 4 स्टेप्स करता है वो जनरली जूनियर स्टाफ करता है। जूनियर स्टाफ का मतलब क्या हो गया मेरा, कि जो शायद सीए नहीं है, जो सीए नहीं है, नॉर्मल अकाउंटेंट जो नॉर्मल ग्रेजुएशन कर कर आया हूँ, दैट इज जूनियर स्टाफ। लेकिन बाकी के 3 स्टेप कौन करेगा? बाकी के 3 स्टेप सीनियर स्टाफ। कौन करेगा? सीनियर स्टाफ करेगा। तो ऐसे बहुत सारे डिफरेंसेस हैं बुक कीपिंग में और आपके अकाउंटिंग में, राइट। आपके बुक्स में दे रखे हैं, मैं आपको दिखाऊंगा। लेकिन मेन डिफरेंस क्या है? मेन डिफरेंस क्या है कि बुक कीपिंग में सिर्फ आप क्या कर रहे हो? ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड कर रहे हो, क्लासीफाई कर रहे हो। लेकिन आप अकाउंटिंग की जब बात करोगे तो प्योर अकाउंटिंग में आप क्या कर रहे हो? एक तो आप प्रॉफिट एंड लॉस निकाल रहे हो, मेन चीज तो वही है। समरी में क्या निकालते थे? प्रॉफिट एंड लॉस निकालना, उसको एनालाइज करना और कम्युनिकेट करना, दैट इज अकाउंटिंग। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? तो ऐसे बहुत सारे डिफरेंसेस हैं, मैं आपको दिखाता हूँ कि आपके जो डिफरेंसेस बुक में दे रखे हैं, एक एक करके ध्यान से समझेंगे, आपको सब कुछ समझ में आएगा। देखो ओके, सो देखो जरा बुक में आपके क्या क्या पॉइंट्स दे रखे हैं उसको एक एक करके समझते हैं, जो आपको एग्जाम में लिखने हैं, ठीक है। डिफरेंस बिटवीन बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग। तो सबसे पहला बेसिस क्या है? स्कोप का, कि भाई बुक कीपिंग का स्कोप क्या है और आपके अकाउंटिंग का स्कोप क्या है। तो जैसे हमने डिस्कस किया कि बुक कीपिंग में क्या होता है, सिर्फ आपको रिकॉर्डिंग और क्लासीफाइंग करना होता है, लेजर और जर्नल मेंटेन करने हैं, और तो कुछ करना ही नहीं है। लेकिन अगर हम बात करते हैं अकाउंटिंग की, तो वहाँ पे आपको समराइजिंग भी करना है, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन भी करना है और कम्युनिकेट भी करना है। तो देखो ये लिखा हुआ है, कुछ अलग नहीं है। रिकॉर्डिंग एंड मेंटेनेंस ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स, स्कोप क्या है कि आपको बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करनी है। और जब मैं बुक्स की बात करता हूँ तो बुक्स में क्या आता है? आपका जर्नल और लेजर, 2 ही तो बुक्स हैं, ठीक है। इसमें क्या है? इन एडिशन टू द बुक कीपिंग वाले स्टेप्स तो है ही, ठीक है, उसके साथ साथ आपको समराइजिंग भी करना है, एनालिसिस और आपको कम्युनिकेट भी करना है, मतलब बाकी के 3 स्टेप्स भी करने जरूरी है, राइट, ठीक है। स्टेज, अब मुझे एक बात बताओ, जैसे आपके स्कूल्स में होता है ना, पहले प्राइमरी क्लासेस, उसके बाद सेकेंडरी क्लासेस। उसका मतलब क्या होता है कि भाई पहले आपको प्राइमरी क्लासेस में जाना होगा, उसके बाद आप सेकेंडरी में जाओगे। तो प्राइमरी का मतलब होता है पहले क्या करना है आपको। तो इसमें भी क्या है कि भाई जैसे 7 स्टेप्स हैं, आपके पास 7 स्टेप्स हैं, तो पहले कौन से स्टेप्स होंगे? ऑफकोर्स पहले के 4,
यस और नो? तो पहले बुक कीपिंग होती है, उसके बाद आपकी अकाउंटिंग कंप्लीट होती है। पहले 4 स्टेप कर लिए, बुक कीपिंग हो गई, बाकी के 3 कर लिए तो पूरी अकाउंटिंग हो गई। यस और नो? तो इसलिए क्या बोला गया कि बुक कीपिंग जो है वो प्राइमरी स्टेज है, मतलब पहले करे जाने वाली स्टेज है। पहले बुक कीपिंग होगी और उसके बाद आपकी क्या होती है, अकाउंटिंग होती है। सिंपल सी बात है। ऑब्जेक्टिव, भाई बुक कीपिंग का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, खुद सोचो। आप सिर्फ सोचो कि जब आप जर्नल और लेजर बना रहे हो तो उसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करना। यस और नो? उनका रिकॉर्ड्स को मेंटेन करना, बुक्स को मेंटेन करना, दैट इज द मेन ऑब्जेक्टिव। टू मेंटेन सिस्टमेटिक रिकॉर्ड्स ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शंस, दैट इज बुक कीपिंग। जितनी भी ट्रांजेक्शन्स हुई है उनका रिकॉर्ड्स मेंटेन करना। और रिकॉर्ड्स कैसे मेंटेन कर रहे हो आप, जर्नल और लेजर बना के। बिल्कुल सही बात है। लेकिन यहाँ पे जब मैं अकाउंटिंग की बात करता हूँ, उसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है, उसका मेन ऑब्जेक्टिव होता है प्रॉफिट या लॉस निकालना, बैलेंस शीट बनाना, फाइनेंशियल पोजीशन देखना। यस और नो? टू एसरटेन द प्रॉफिट और लॉस ऑफ द बिजनेस ऑपरेशंस इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग करी क्यों है भाई, प्रॉफिट और लॉस, मुनाफा देखने के लिए, नुकसान हुआ या मुनाफा हुआ है, दैट इज प्रॉफिट लॉस। बिल्कुल सही। इसके बाद नेचर, जब मैं नेचर की बात करता हूँ, देखो बुक कीपिंग में क्या कर रहे हो आप, जर्नल, रिकॉर्डिंग, लेजर, क्लासिफाइंग, यही कर रहे हो, राइट? तो इसमें क्या होता है, ये बेसिकली एक रूटीन काम है। आपको पता है कि जर्नल में क्या है, जितनी भी ट्रांजेक्शन्स हो रही है उनको रिकॉर्ड करना। तो डेली बहुत सारी ट्रांजेक्शन्स होंगी, डेली उनको रिकॉर्ड करना है और उसको क्लासीफाई करना। तो दिस इज रूटीन इन नेचर। और इसको करने के लिए आपको ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना पड़ेगा। मतलब अभी आप 3-4 महीने में सीख जाओगे तो सोचो क्या ज़्यादा दिमाग लगाना पड़ेगा, नहीं। तो इसलिए क्या बोला कि एक तो ये रूटीन है, मतलब डेली बेसिस पे होता है, और क्लरिकल है, मतलब ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, राइट? अगर किसी के पास थोड़ी बहुत नॉलेज है अकाउंट्स की, वो भी बुक कीपिंग कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है। ये बात समझ में आ गई, ठीक है? लेकिन अकाउंटिंग दोस्तों, अकाउंटिंग में आप क्या कर रहे हो, एक तो समराइज कर रहे हो। तो डेली समरी थोड़ी बनाते हैं, डेली नहीं बनाते हो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, डेली ट्रायल बैलेंस, डेली बैलेंस शीट नहीं बनती है। ये सब चीज़ें कब बनती है, ईयर एंड पे बनती है, जब आपका पूरा साल खत्म होता है। तो ये रूटीन का काम नहीं है, राइट? और दूसरा, क्या कोई भी कर सकता है, नहीं। इसके लिए दिमाग चाहिए, इसके लिए स्किल्स चाहिए। इसलिए कौन करता है, ये सीएस करते हैं। तो इसलिए क्या बोला गया, दिस इज एनालिटिकल इन नेचर। एनालिटिकल का मतलब क्या है कि आपके पास एनालिसिस करने की स्किल्स होनी चाहिए, राइट? एनालिटिकल का मतलब दिमाग होना चाहिए भाई, राइट? बिल्कुल सही। इसके बाद है स्टाफ इन्वॉल्व। देखो वही सेम चीज़ है कि बेसिकली बुक कीपिंग करने के लिए आपको बहुत सारे सीएस का रखने की ज़रूरत नहीं है कि आ जाओ भाई आपने बहुत सारे सीएस रखे कि चलो जर्नल बनाओ, चलो लेजर करो, नहीं। नॉर्मल जो अकाउंटेंट्स होते हैं जिनके पास थोड़ी बहुत बेसिक नॉलेज होती है अकाउंट्स की, वो भी कर सकते हैं। मतलब जूनियर स्टाफ, क्या लिखा है यहाँ पे, जूनियर स्टाफ जो अकाउंटेंट्स होते हैं। लेकिन अकाउंटिंग करने के लिए क्योंकि आपको एनालिटिकल स्किल्स चाहिए, यस और नो, आपको एनालाइज करना है, इंटरप्रेट करना है, आपको प्रॉफिट एंड लॉस बनाना है, आपको बैलेंस शीट बनानी है, तो यहाँ पे जूनियर स्टाफ से काम नहीं चलता। आपको कौन चाहिए, आपको सीनियर स्टाफ चाहिए। क्या मेरी बात समझ में आई? लास्ट क्या, स्पेशल स्किल्स। अब वही देखो, अगर आप देखोगे नेचर देख लो, स्टाफ इन्वॉल्व, स्पेशल स्किल्स, वही सब चीज़ें, सेम पॉइंट्स। बेकार के 4-5 पॉइंट बनाने थे, इन्होंने बना दिए। बात वो वही कर रहा है कि भाई बुक कीपिंग करने के लिए आपको कुछ स्पेशल स्किल्स नहीं चाहिए। नॉर्मल आपको बेसिक कॉन्सेप्ट्स पता है अकाउंटिंग के, जैसे आपको कुछ दिनों में पता चल जाएंगे, बस वही बहुत है। डज नॉट रिक्वायर्ड स्पेशल स्किल्स, स्पेशल स्किल्स की जरूरत नहीं है। लेकिन जब अकाउंटिंग कर रहे हो तो वहाँ पे आपको एक तो एनालिटिकल स्किल्स चाहिए, एनालिसिस करना आना चाहिए, प्रॉफिट एंड लॉस बनाने आना चाहिए, बैलेंस शीट बनाने आनी चाहिए, यस और नो? तो यहाँ पे स्पेशल स्किल्स चाहिए, एंड एबिलिटी टू एनालाइज एंड इंटरप्रेट। बात समझ में आ गई? तो ये आपके बहुत ही बेसिक पॉइंट्स थे। मेन चीज़ जो आपको ध्यान रखनी है कि बुक कीपिंग में क्या होता है, पहले के 4 स्टेप्स होते हैं और बाकी के 3 जब हो जाते हैं तो उसको बोलते हैं अकाउंटिंग, ठीक है? उसके बाद कुछ पॉइंट्स क्या आते हैं कि भाई प्राइमरी स्टेज, सेकेंडरी स्टेज, जूनियर स्टाफ, सीनियर स्टाफ, यहाँ रूटीन एंड क्लरिकल होता है, यहाँ आपका एनालिटिकल होता है, ठीक है? उसके बाद कोई स्पेशल स्किल्स नहीं चाहिए, यहाँ पे स्पेशल स्किल्स चाहिए। ऑब्जेक्टिव क्या है बुक कीपिंग का, ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करना, लेकिन अकाउंटिंग का प्रॉफिट एंड लॉस निकालना, बैलेंस शीट बनाना, ये सब उसका ऑब्जेक्टिव है। बात समझ में आ गई? तो ये था आपका बुक कीपिंग और अकाउंटिंग में डिफरेंस, जो कि इंपॉर्टेंट है। 1-2 बार अच्छे से पढ़ लोगे, समझ लोगे, तो आपको याद भी हो जाएगा, आपको समझ भी आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। जो नेक्स्ट टॉपिक हम करने वाले हैं वो है ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग। देखो फटाफट से। ओके, सो नेक्स्ट टॉपिक जो हम करने वाले हैं दैट इज ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग। पहली बात तो इसका मतलब क्या है, ब्रांचेस का मतलब आपको पता है, जो ऐसे ट्रीज की ब्रांचेस निकल रही होती है अलग अलग, वैसे ही अकाउंटिंग की ब्रांचेस होती है। मतलब कि जो आप अकाउंटिंग पढ़ रहे हो वो सिर्फ एक टाइप की नहीं होती है, बहुत अलग अलग टाइप की अकाउंटिंग होती है। आपके सिलेबस में जो है वो तो एक ही है, आपको एक ही टाइप ऑफ अकाउंटिंग पढ़नी है, लेकिन यहाँ पे आपको बताया गया है कि बहुत अलग अलग टाइप की अकाउंटिंग होती है। तो जिसमें से जो पहली अकाउंटिंग की मैं बात करूँगा, पहली अकाउंटिंग होती है फाइनेंशियल अकाउंटिंग। क्या होती है? फाइनेंशियल अकाउंटिंग।
आपके पास अगर टी.एस. ग्रेवल है तो आप बुक का फ्रंट कवर देखोगे, लिखा होगा फाइनेंशियल अकाउंटिंग। देखो देखो लिखा हुआ है फाइनेंशियल अकाउंटिंग, बिल्कुल लिखा हुआ है, राइट राइट। इसके अलावा और कौन सी होती है? इसके अलावा होती है आपकी कॉस्ट अकाउंटिंग। नेक्स्ट वन इज आपकी कॉस्ट अकाउंटिंग। अच्छा ठीक है, ये अभी आपको नहीं पढ़नी है, ये आप पढ़ोगे ग्रेजुएशन में। इसका मीनिंग क्या होता है वो मैं आपको समझा दूंगा, उसकी कोई दिक्कत नहीं है। एंड देन लास्ट वन जो आपके बुक में दे रखी है दैट इज मैनेजमेंट अकाउंटिंग। क्या है? मैनेजमेंट अकाउंटिंग। ये भी अभी आपको नहीं पढ़नी है, ग्रेजुएशन में पढ़ोगे। मैनेजमेंट अकाउंटिंग मीनिंग मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। और एक दो और होती है, जैसे कि आपके बुक में हो सकता है दे रखी हो टैक्स अकाउंटिंग, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग, वो सब आपको पढ़ने की अभी ज़रूरत नहीं है, राइट। मीनिंग आपको थोड़ा बहुत मैं उनका भी बता दूंगा। देखो सबसे पहले हम बात करते हैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग की। देखो फाइनेंशियल अकाउंटिंग का मतलब क्या है, जो अभी आप पढ़ रहे हो, आप अभी क्या पढ़ रहे हो कि भाई बिजनेस का प्रॉफिट एंड लॉस कैसे निकालते हैं, ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड कैसे करते हैं, जैसे नो जर्नल कैसे बनाते हैं, लेजर कैसे बनाते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कैसे बनाएंगे, बैलेंस शीट कैसे बनाएंगे, ये सब चीज़ें क्या है आपकी फाइनेंशियल अकाउंटिंग में आती है। जब भी मैं बिजनेस के फाइनेंशियल्स की बात करता हूँ, बिजनेस के प्रॉफिट एंड लॉस की बात करता हूँ, बैलेंस शीट की बात करता हूँ, वो किस में आती है? आपके फाइनेंशियल अकाउंटिंग में, जो आपको पढ़नी है 11th और 12th में, दैट इज फाइनेंशियल अकाउंटिंग, राइट। इजी है कि भाई ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करना, क्लासीफाई करना, समरी बनाना और वो सब चीज़ें, वो सब किस में आती है? आपकी फाइनेंशियल अकाउंटिंग में। तो अगर आपसे पूछा जाए ऐसी कौन सी अकाउंटिंग है जिससे आप बिजनेस का प्रॉफिट एंड लॉस कैलकुलेट कर सकते हो, आप बिजनेस की बैलेंस शीट बना सकते हो, तो आपका आंसर क्या होने वाला है? दैट इज फाइनेंशियल अकाउंटिंग। इतनी बात समझ में आती है। अगर मैं बात करता हूँ कॉस्ट अकाउंटिंग की, अब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कॉस्ट अकाउंटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। कॉस्ट अकाउंटिंग का मतलब क्या होता है? देखो ध्यान से मेरी बात सुनो। मान लो आपके पास एक फैक्ट्री है, आप एक बिजनेस चला रहे हो, आपने एक फैक्ट्री सेटअप करी है, आप क्या बना रहे हो? आप एक प्रोडक्ट बना रहे हो। मान लो आप एक बिस्किट्स बना रहे हो, ठीक है, बहुत ही स्पेशल टाइप ऑफ बिस्किट है। इस बिस्किट में शुगर नहीं है, ये बिस्किट बहुत ज़्यादा प्रोटीन से भरा हुआ है, बहुत हेल्दी बिस्किट है। ऐसा बिस्किट आज तक दुनिया में नहीं बना, ठीक है। अब आपने बिस्किट बना लिया, सब कुछ कर लिया, अब बात आती है कि भाई बिस्किट का प्राइस क्या होगा। प्राइस का मतलब क्या है? प्राइस का मतलब जो MRP लिखा होता है, मैक्सिमम रिटेल प्राइस, कि कितने का बेचोगे, दैट इज प्राइस। अब आपको प्राइस डिसाइड करना है, कैसे करोगे? चलो 10 रुपये का बेच देते हैं, चलो 12 का बेचते हैं, ऐसे नहीं होता। पहले आपको क्या निकालना होता है कि भाई बिस्किट बनाने में आपका खर्चा कितना आया, मतलब कॉस्ट कितनी आई। जब तक आपको यही नहीं पता होगा कि भाई बिस्किट को बनाने में, प्रोड्यूस करने में, मैन्युफैक्चर करने में उसकी कॉस्ट कितनी आई है, तब तक आप उसका प्राइस कैसे डिसाइड करोगे। तो कॉस्ट अकाउंटिंग में क्या होता है? कॉस्ट अकाउंटिंग में आप अपने जितने भी प्रोडक्ट्स हैं, जो भी सर्विसेज हैं, उनकी कॉस्ट को कैलकुलेट करते हो। किसको? कॉस्ट को, सो दैट आप उस पर प्रॉफिट ऐड करो और एक प्राइस डिसाइड करो। मान लो आपने निकाला कि कॉस्ट आ रही है 20 रुपीज़, तो आप 20 रुपीज़ का तो नहीं बेचोगे ना भाई, इसमें अपना प्रॉफिट ऐड करोगे। मान लो आपने इसमें 10 रुपीज़ का प्रॉफिट ऐड किया और आपने डिसाइड किया प्राइस 30 रुपीज़। तो जब तक आपको दोस्तों यही नहीं पता होगा कि इसकी कॉस्ट 20 रुपीज़ है, इसका प्राइस कैसे डिसाइड करोगे? नहीं कर पाओगे। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कॉस्ट अकाउंटिंग करना। कॉस्ट अकाउंटिंग कैसे होती है कि मान लो एक प्रोडक्ट है, उसको बनाने में कितनी कॉस्ट लगी है, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, पैकेजिंग कॉस्ट, डिलीवरी कॉस्ट, ये बहुत सारी कॉस्ट होती है। उन सबको आप कैलकुलेट करोगे और निकालोगे कि भाई इसकी टोटल कॉस्ट कितनी आ रही है, पर यूनिट कॉस्ट कितनी आ रही है, यस और नो, और फिर उसका प्राइस डिसाइड होता है। जैसे फॉर एग्जांपल आपने CA सुना होगा, चार्टर्ड अकाउंटेंट। तो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स क्या होते हैं? नॉर्मली बेसिकली फाइनेंशियल अकाउंटिंग करते हैं, राइट। ऐसे ही कॉस्ट अकाउंटिंग करने के लिए CMA, CWA, CA होते हैं, राइट। जैसे CA के लिए एक इंस्टीट्यूट है ICAI, वैसे ही कॉस्ट अकाउंटिंग के लिए इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग ऑफ इंडिया। तो ये ऐसी चीज़ें होती हैं जो प्रोफेशनल्स होते हैं वो कॉस्ट अकाउंटिंग करते हैं। CAs भी कॉस्ट अकाउंटिंग कर सकते हैं, लेकिन कॉस्ट अकाउंटिंग के लिए डेफिनेटली एक डेजिग्नेटेड प्रोफेशनल्स हैं जो कॉस्ट अकाउंटिंग में इन्वॉल्व रहते हैं, राइट, ठीक है। तो ये हो गया आपका कॉस्ट अकाउंटिंग, फाइनेंशियल अकाउंटिंग। अगर आपको किसी प्रोडक्ट की, किसी सर्विस की कॉस्ट निकालनी है तो वो आप क्या करोगे? कॉस्ट अकाउंटिंग में करोगे। जब आपने प्रोडक्ट की कॉस्ट निकाल ली, सब कुछ कर लिया, उसके बाद उसको सेल करोगे, परचेज करोगे, फिर किसका रोल आता है? फाइनेंशियल अकाउंटिंग का। फाइनेंशियल अकाउंटिंग क्या है? बिजनेस में जो भी ट्रांजेक्शन हो रही है उसको रिकॉर्ड करना, प्रॉफिट लॉस निकालना, वो फाइनेंशियल अकाउंटिंग है। लेकिन जो आप बना रहे हो उसकी कॉस्ट कितनी है, दैट इज कॉस्ट अकाउंटिंग। ओके, सो नेक्स्ट अकाउंटिंग जो हमारी है दैट इज मैनेजमेंट अकाउंटिंग, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट अकाउंटिंग होती है। देखो पहली बात तो मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है? मैनेजमेंट का मतलब वो लोग जो बिजनेस के इंपॉर्टेंट डिसीजंस लेते हैं, राइट। जैसे कि अगर हम रिलायंस की बात करें तो आपको क्या लगेगा कि भाई सारे इंपॉर्टेंट डिसीजन कौन ले रहा है? मुकेश अंबानी जी ले रहे हैं। टाटा की बात करें तो कौन ले रहा है? रतन टाटा सर ले रहे हैं। तो ऐसे ही कौन है? ये मैनेजमेंट है जो बिजनेस के इंपॉर्टेंट डिसीजन लेता है। अब कोई भी डिसीजन लेने के लिए आपके पास क्या होनी चाहिए? इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए।
भाई आपके पास इन्फॉर्मेशन होगी तभी तो आप डिसीजन ले पाओगे। मान लो डिसीजन लेना है कि इस प्रोडक्ट पे कितना डिस्काउंट दें, कितने ऑफर्स निकालें, क्या ये प्रोडक्ट हम लॉन्च कर दें या बंद कर दें, ये सब डिसीजन। जैसे फॉर एग्जांपल आप कोई प्रोडक्ट बना रहे हो, ठीक है, आपने प्रोडक्ट बनाया, अब उसको लॉन्च करना है, तो भाई लॉन्च करते टाइम आप कितने ऑफर्स दे सकते हो, यस और नो, उसको कैसे लॉन्च करना है, क्या स्ट्रैटेजी होगी। तो ये बहुत सारी चीज़ें होती है जिसके लिए आपको क्या चाहिए होती है, अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है। क्या चाहिए होती है, अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन, राइट। अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन कहाँ से आएगी, फाइनेंशियल अकाउंटिंग से आएगी और कॉस्ट अकाउंटिंग से आएगी। तो कोई अलग से अकाउंटिंग नहीं हो रही है, लेकिन जो ऑलरेडी आप फाइनेंशियल अकाउंटिंग कर चुके हो, आप कॉस्ट अकाउंटिंग कर चुके हो, उसको इस तरीके से प्रेजेंट करना कि मैनेजमेंट ईजिली कोई डिसीजन ले सके। जैसे यहाँ पे ना बहुत सारी चीज़ें होती है जिसको हम बोलते हैं रेशियो एनालिसिस। रेशियो एनालिसिस 12th में आएगा आपका, बहुत सारी रेशियोज निकालना। मैथ्स में आपने रेशियोज निकाली होंगी, वैसे यहाँ पे भी रेशियोज निकलती है, राइट। तो बहुत सारी अलग अलग चीज़ें होती है सो दैट मैनेजमेंट एक प्रॉपर डिसीजन ले सके। अच्छी बात यह है कि ये अभी 11th-12th में आपके लिए नहीं है, ये भी आपके 11th-12th में नहीं है। आपको बस फाइनेंशियल अकाउंटिंग पढ़ना है, कॉस्ट अकाउंटिंग और मैनेजमेंट अकाउंटिंग का आपको मीनिंग पता होना चाहिए। समझ में आ गया भाई। कॉस्ट अकाउंटिंग में क्या होता है, प्रोडक्ट और सर्विसेज की कॉस्ट निकालना। मैनेजमेंट अकाउंटिंग में क्या होता है, अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन को इस तरीके से प्रेजेंट करना कि भाई मैनेजमेंट जो है वो एक बेटर डिसीजन ले सके, दैट इज मैनेजमेंट अकाउंटिंग, राइट। अब इसके बाद ना बहुत सारी चीज़ें शायद आपके बुक में और भी दे रखी होंगी। मान लो जैसे दे रखा होगा टैक्स अकाउंटिंग, है ना, हो सकता है आपके बुक में टैक्स अकाउंटिंग दे रखी हो, शायद से डी के गोयल में दे रखी है। तो टैक्स अकाउंटिंग में क्या होता है, टैक्स अकाउंटिंग में बेसिकली बहुत सिंपल सा चीज़ होती है कि भाई जो भी आपको टैक्स पे करना है, जैसे इनकम टैक्स है, अब इनकम टैक्स पे करना है तो उसकी प्रॉपर वर्किंग होती है कि भाई कितना इनकम टैक्स पे करना है। इनकम टैक्स किस पे करते हो, जो भी आपका प्रॉफिट वगैरह हो रहा होता है, तो उसकी ना थोड़ी सी अलग से वर्किंग होती है। जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग में आपने किया वो तो किया, उससे थोड़ा सा अलग किसमें होता है, टैक्स अकाउंटिंग में। आपको मेनली टैक्स अकाउंटिंग में क्या चाहिए कि भाई मुझे कितना टैक्स पे करना है, तो टैक्स पेमेंट की जो वर्किंग है उसको मैं क्या बोलता हूँ, टैक्स अकाउंटिंग। सिंपल सी बात है, राइट। और क्या हो सकता है आपके बुक में, शायद से सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग आपके बुक में शायद दे रखी होगी। देखो इसका मतलब क्या है, ये सब आपको डिटेल में नहीं पढ़ना है, मीनिंग पता होना चाहिए, वो मैं आपको समझा रहा हूँ। देखो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब क्या है, अब ना क्या होता है, कंपनीज को मैंडेटरी होता है कि भाई अपनी सोसाइटी के लिए कुछ ना कुछ उनको करना है, कंट्रीब्यूट करना है। जिस सोसाइटी में वो बिजनेस कर रहे हैं, जिस सोसाइटी को वो पोल्यूट कर रहे हैं, जैसे फैक्ट्रीज में से धुआं निकल रहा है, जैसे नो बहुत कूड़ा कबाड़ा मच रहा है, ये सब चीज़ें, तो क्या है उनके लिए कंपलसरी है कि कुछ अमाउंट उनको हर साल सोसाइटी के लिए कंट्रीब्यूट करना है। तो एक कंपनी ने, एक बिजनेस ने एक साल में सोसाइटी के लिए क्या किया, कितना अमाउंट स्पेंड किया, कहाँ स्पेंड किया, ये सब उनको कहाँ बताना होता है, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग में बताना होता है। अब मैंडेटरी हो गया बहुत सारी कंपनीज के लिए, बड़ी बड़ी कंपनीज के लिए कि भाई आपको क्या करना है, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए कुछ अमाउंट स्पेंड करना है। हो सकता है ओल्ड एज होम बनाओ, हो सकता है स्कूल्स बनाओ, आप ट्रीज लगाओ, ये सब चीज़ें, बात समझ रहे हो, दिस इज सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो आपने क्या किया है वो बताना, कितना अमाउंट स्पेंड किया वो बताना, दैट इज सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग। मीनिंग पता होना चाहिए, मीनिंग समझ में आ गया। तो मैंने आपको 5 ब्रांचेस बता दिए और आपको पढ़नी कौन सी है, आपको पढ़नी है फाइनेंशियल अकाउंटिंग, राइट। तो आई होप जो आज हमने 2 टॉपिक्स करे, पहला टॉपिक हमने किया बुक कीपिंग और अकाउंटिंग का डिफरेंस, समझ लिया था, इजी था। उसके बाद हमने डिस्कस किया ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग। अब आपके पास 2 टॉपिक्स बचे, 2 टॉपिक्स वो हम नेक्स्ट क्लास में कवर करके इस चैप्टर को कंप्लीट कर देंगे। फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद हम कुछ इसके क्वेश्चंस करेंगे, कुछ एमसीक्यूज करेंगे, क्योंकि आपको पता है कि आपके एग्जाम्स में एमसीक्यूज भी आने हैं, कुछ रिवीजन भी करेंगे, तो टेंशन मत लो। स्टार्टिंग में अपनी फाउंडेशन हमें बहुत स्ट्रॉन्ग करके चलनी है। सेकेंड चैप्टर जो आने वाला है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, अकाउंटिंग टर्म्स, तो उस पर बहुत अच्छे से फोकस करेंगे। बस आपको करना क्या है, आपको बस मेरे साथ साथ रिवाइज करते चलना है, वीडियोस को बहुत ध्यान से देखना है। आपके पास कोई बुक है तो उसमें से आप पढ़ सकते हो, जो मैंने पढ़ाया आपको वही मिलेगा, उससे बाहर नहीं मिलेगा, राइट। अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया तो वीडियो को लाइक कर देना, सो दैट मुझे पता चले कि आपको समझ में आ गया। कमेंट सेक्शन आप ही के लिए, कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हो, डाउट्स वगैरह है वहाँ पे मेंशन कर सकते हो। और आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा टेलीग्राम ग्रुप का लिंक, वहाँ पे मैं नोट शेयर करूँगा, वहाँ पे आपके डाउट सॉल्व करूँगा, तो उसको ज़रूर ज्वाइन कर लेना। और अगर आप चैनल पे पहली बार आए हो और आपको मज़ा आया, समझ में आया, तो सब्सक्राइब बटन प्रेस करके उस बेल आइकन को ज़रूर दबा देना। आपको पता है पूरा सिलेबस मैं आपको करवाने वाला हूँ, राइट। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।